नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आज कार्यक्रम में थोड़ी सी देरी हो गई, नहीं तो अब तक कार्यक्रम आ चुका होता। खबर बड़ी थी, लेकिन इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, नेहरू जी। क्योंकि नेहरू जी पर मैं एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था। जल्द ही वो इंटरव्यू लेकर के हम आपके सामने आएंगे। तो नेहरू जी की जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी के रास्ते पे चल रहा हूं। अब आते हैं हम खबर पर, और बहुत बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर बिहार हो गया, यूपी और बिहार, दोनों राज्यों में हजारों की संख्या में युवा परीक्षार्थी मोदी एंड कंपनी के खिलाफ जमकर बवाल काटे, भयंकर बवाल। और इस बवाल का जिम्मेदार कोई है तो सरकार है और कोई नहीं। नीट, अभी नीट की आग में बच्चे बच्चियां झुलस ही रहे हैं, अलथियां उठ ही रही हैं। उसी बीच सीबीएसई की कहानी कल हमने आपको दिखाई थी। सीबीएसई में एक के बाद एक बच्चे सामने आ रहे हैं जो स्क्रूटनी के लिए, पुनर्मूल्यांकन के लिए कॉपी मांगे हैं। ऊपर रोल नंबर वाला जो पहला पन्ना है उनका भेजा जा रहा है, सीबीएसई दे रही है, और नीचे किसी और की कॉपी दे रही है, और वो बच्चे सामने आ रहे हैं। तो इस देश के बोझ कलंक, ये अशोक श्रीवास्तव जैसे एंकर और ये आईटी सेल वाले, ये उन बच्चों को, 17 साल के 12वीं के बच्चे को सब पाकिस्तानी बता रहे हैं कि पाकिस्तानी है। ये सोरोस का फंड लेकर के कह रहा है कि कॉपी गलत आई। यहां तक कि इंटरव्यू, एक चैनल की रिपोर्टर जाके इंटरव्यू कर डाली, फिर भी ये सब बाज नहीं आए। ये इतने, मतलब ये गिद्ध से भी बदतर हैं। ये जीवित गिद्ध तो मरने के बाद मांस नोचते हैं। ये जीवित 16-16, 17-17 साल के बच्चों के, 76 साल के नाकाम आदमी को बचाने के लिए, फेल आदमी को बचाने के लिए, ये 17 साल के बच्चों को भी नोच रहे हैं। वो सबसे दर्दनाक कहानी, 17 साल 12वीं का बच्चा, स्कूटी में एक लड़की एक लड़का, कितने केस आ गए। और जब जैसे ही पहला आया, बाद में चुप हो गए, जैसे पहला आया उसको पाकिस्तानी बता दिया, सोरोस का एजेंट है। ये हालत इन सब की है। अब उसके आगे एसएससी, जीडी, जीसी, जीसी, उसका जो है एग्जाम था। एसएससी, जीसी या जीडी, हमको बहुत सारा इसमें पता नहीं है। जीडी है जनरल ड्यूटी, एसएससी जनरल ड्यूटी, इसका एग्जाम, एसएससी जनरल ड्यूटी, इसका एग्जाम होना था। और इस एग्जाम की तैयारियां कैसी थी कि आधे में ही रद्द, कैंसिल हो गया। अब जो बच्चे इस समय, इस गर्मी में, 45-46 डिग्री टेम्परेचर में, 200-200, 300-300 किलोमीटर से रोडवेज, बस में, टेम्पू में, जीप में लद लद करके पहुंचे थे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर एग्जाम देने के लिए, वो क्या करते, फिर शुरू हो गया उपद्रव, तोड़फोड़। और इसी में जब मैंने खबर की पड़ताल की तो मुझे मोदी जी का एक वीडियो हाथ लग गया। वो वीडियो जरूर दिखाएंगे। इसी एसएससी के स्कैम पर बंगाल में ये व्यक्ति वोट मांग रहा था। बंगाल, कर्म देख लीजिए। अब जेनजी क्या करे? जेनजी को अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी, नहीं तो ये तकदीर को गोबर और गोमूत्र से पोत लीप पोत के बराबर करने पे आमादा है। पूरा लीप पोत के खत्म कर देंगे। आप अपना भविष्य खुद जरा लिखने की कोशिश कीजिए। वो जैसे लिखना है वो आप लोग तय कीजिए। भाव को जोड़िए जरा स्क्रीन पर। स्वागत है भाव। भैया जरा मोदी से ही शुरू करते हैं, सुनवाइए जरा, सुनिए भाव, जरा इनको सुनिएगा। एसएससी पर ही ज्ञान देते हुए मिल गए थे मुझे। साथियों, यहां सरकारी नौकरियों पर भी टीएमसी के सिंडिकेट का कब्जा है। बंगाल के हर युवा को पता है इस सरकार में इतना बड़ा एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, कौन लोग उसमें शामिल थे? टीएमसी के अपने मंत्री और टीएमसी के अपने विधायक
ऊपर से नीचे तक पूरी टीएमसी सरकार इन घोटालों में शामिल थी। कट, कमीशन और करप्शन के खुले खेल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। साथियों, तृणमूल कांग्रेस ने पूरे बंगाल को तो बर्बाद किया ही है, उसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर बंगाल का हुआ है। जब भी चुनाव आता है, टीएमसी वाले हटा दो हर हटा बार दो। हो गया ना, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, एसएससी स्कैम किया, इनके भ्रष्टाचार में नौकरियां खत्म हो गई, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। भविष्य तो उसी दिन बर्बाद हो गया था, वो तारीख, मैं उस तारीख को याद नहीं करना चाहता, 2014 की वो तारीख जिस दिन इस देश का भविष्य बर्बाद हो गया था, उसी देश में युवा भी है। अब आइए खबर पर, देखिए कैसे देश का भविष्य बर्बाद हुआ है। लाओ भैया, एसएससी जीडी, एसएससी जनरल ड्यूटी परीक्षा में बवाल, प्रयागराज में तोड़फोड़ और जाम, 5 जिलों की परीक्षा रद्द। आगे चलिए, ये सब बड़े बड़े ही, जो 5 जिलों की लिखा है, ये बड़े बड़े ही शोरूम सेंटर उसका था। इंडिया टीवी हेडलाइन, एसएससी जीडी एग्जाम कैंसल्ड एट वेरियस सेंटर्स इन यूपी बिहार, रिवाइज डेट्स सून। इन्हें करना क्या है, रिवाइज डेट? इन्हें कौन सा योगी आदित्यनाथ को बस में बैठ के जाना है क्या इम्तिहान देने? वो तो 18 गाड़ियों का काफिला लेकर के जाओ, गोरक्षपीठ में बैठ जाओ, फिर आओ 5 कालिदास में बैठ जाओ। मतलब वाकई 5 कालिदास मार्ग, हमने सुना था कि कालिदास जिस पर बैठे थे, जिस डाल पे, वही काट रहे थे, लेकिन कालिदास मार्ग में जो बैठा है, वो जिस प्रदेश के भलक लिए चुना गया है, उसी प्रदेश के युवाओं भविष्य को काट दे रहा है, कलम कर दे रहा है। कानपुर में एसएससी जीडी परीक्षा रद्द, सेंटर पर अभ्यर्थियों का हंगामा। चलाइए, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2026 कैंसल्ड, इवेंट ओवर बुकिंग चाओस, चेक रीशेड्यूलिंग अपडेट्स। आगे चलिए, अब दिखाते हैं आपको, विजुअल्स दिखाते हैं, सुनवाते हैं जरा, कुछ में लोगों ने साथ साथ बताया भी है डिटेल, वो भी चलिए। हाँ, ये जरा, ये मतलब एक यूट्यूबर के सौजन्य से है, मैं उनके बिना परमिशन के चला रहा हूँ, आपत्ति होगी तो हटा देंगे, लेकिन बहुत जरूरी था सुनवाना इस बिटिया को, इसलिए सुनवा रहे हैं। चलाइए। और हमारे योगी बाबा जी तो संत बने बैठे, तो वो सोच रहे हैं कि हमारे जो भैया लोग हैं, ये लोग भी पढ़ना लिखना छोड़ के संत बन के बैठे रहे, मंदिर में बैठे रहे, बेरोजगार बैठे रहे। बस हो गया। जिस दिन से मैं पेपर देना स्टार्ट की हूँ, सबसे पहले मैं यूपीपी का दी थी 60,000 वाला, वो भी रद्द हुआ। मतलब कि सारे पेपर लीक हो रहे हैं, सब रद्द। लेखपाल का पेपर दे के अभी आए थे, ट्रेन में बैठे थे कि ट्रेन में ही न्यूज आने लगी कि पेपर लीक हुआ है। सारे पेपर लीक हो रहे हैं। सिस्टम पे भरोसा है कि नहीं? कोई भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा, 1% भरोसा नहीं है। बस बात ये है कि हम लोग बेरोजगार हैं, हमको लग रहा है शायद इस बार हो ही जाए, इसीलिए आ रहे हैं। जिसके पास पैसा है वही। अभी आप यूपीएसआई की कट ऑफ देख लीजिए। ट्रेन में लेखपाल इम्तिहान, ट्रेन में बैठे थे, पता चला पेपर लीक हो गया। मतलब इतना तेज गति से, योगी ने कहा था कि बहुत तेज गति से मैं यूपी का आगे बढ़ाऊंगा, मतलब परीक्षा सेंटर से एग्जाम, वहां ट्रेन में बैठोगे तभी पता चल जाएगा पेपर, लेकिन इतना तेज गति से, इतना तेज बढ़ा दिया आगे। चलो आगे। अफसर है। देखिए, आज महाराजपुर थाना क्षेत्र में रामकली कॉलेज में एसएससी जीडी की परीक्षा थी, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण वहां पर परीक्षा को कैंसिल करना पड़ गया, जिसके बाद वहां जो विद्यार्थी थे उन्होंने इसका विरोध किया और बहुत समझाने पर फिर वो शांत हुए, उन्होंने बात समझी और फिर वहां से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन करके वहां से गए। समझाने तो तरीका आप लोग का अच्छा है भी, वैसे भी यूपी में। चलो, पुलिस बहुत बढ़िया समझाती है। अगला, अब विजुअल पे आते हैं, चलिए एक एक करके दिखाइए। आगे पे आइए।
बस अगले यहाँ आज एसएससी जीडी के एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद बच्चों ने पूरा तोड़ फोड़ मचा दिया है। एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर में पहली बार आप एग्जाम होने से पहले रिजल्ट आउट देख रहे हैं, रिजल्ट पूरा सामने एग्जाम सेंटर में। अगला चलिए, अगला कुछ ही विजुअल तीनों जगह का क्लिप, कानपुर, गोरखपुर, प्रयाग। भीड़ देखिए, पुलिस समझा रही है, वही पुलिस समझाती है, बहुत अच्छा। अगला, अगला एक और दिखाइए, ये देखिए, अगला एक और दिखा दीजिए। ये लखनऊ कृष्णा नगर का है। परीक्षा के लिए ये नई विधा है, भारत में परीक्षा की नया तरीका इजाद किया है। मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा में नई तरीके से परीक्षाएं होती हैं। आप आइए, पहले आपको आकर के थोड़ा वार्म अप करना पड़ता है, गेट वगैरह तोड़िए, वार्म अप कीजिए, फिर लिखिए, ताकि सीधे आप ये परीक्षा देने की विधि बताते हैं ना मोदी, वही है। आप सीधे सीधे परीक्षा में बैठ जाते हैं, आपका दिमाग जकड़ा हुआ सा रहता है, हाथ काम नहीं करते। पहले वार्म अप हो जाइए, इसे खेलने के लिए जाते हैं मैदान में तो वार्म अप होते हैं, तो पहले लाठी डंडा हाथापाई तोड़ फोड़। अब मुझे समझ में आ गया, संघ सालों से अपने जो सुबह शाखा लगाते उसमें लट वट चलाना क्यों सिखाते हैं, इसीलिए यही काम करने के लिए। अरे आप बताओ भाऊ, ये भारत चलेगा कैसे? आप पिछले एक पखवाड़े में देखो, 3 मई से नीट, फिर सीबीएसई, शायद आप तो बाहर, सीबीएसई का कांड कल आया है, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। सीबीएसई आज, ये एसएससी नहीं, और ये क्यों मुझे बताइए, जहां एग्जाम सेंटर था वो तोड़ा गया। सरकार तो बेशरम है, निर्लज्ज है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं योगी आदित्यनाथ को पड़ता है या नरेंद्र को पड़ता है, वो हंसते होंगे। लेकिन
जो एग्जाम सेंटर कंडक्ट करता है, मैं कई लोगों को जानता हूं जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, आशीष जी वो झूठ क्यों बोलेंगे? जिसके पास कंप्यूटर यदि 500 रखे हैं तो वो उसको 450 बताता है कि एक आध कंप्यूटर यदि टाइम पे काम नहीं करे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में तो भाई रिप्लेसमेंट के लिए होने चाहिए 50। कोई 500 कंप्यूटर वाला 2000 की कैपेसिटी नहीं बताएगा, क्योंकि जब लड़के आएंगे तो बुझाएंगे कहां आप? उस सेंटर पे एक्सेस बच्चे गए कैसे? 366 की कैपेसिटी 390 तक अकोमोडेट कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो स्पेयर कंप्यूटर रखते हैं, कोई खराब हो गया तो आप ज्यादा प्रेशर में वो भी यूज कर लेंगे। आप मुझे बताइए 366 पे 800 बच्चे कैसे एग्जाम देंगे? सेंटर की गलती नहीं है, कोई नहीं कहेगा आशीष जी। जब आप अपना सेंटर ऑनलाइन एग्जाम के लिए अवेलेबल करवाते हैं तो आपको डिटेल्स देने होते हैं, कितने गेट्स है हॉल में, हॉल की कैपेसिटी कितनी है, कितने कंप्यूटर्स है, कितने वर्किंग है, स्पेयर में कितने हैं। लेकिन ये सरकार है, किसी की जवाबदेही नहीं है। इस 2013 के बाद हमने देखा कि जवाबदेही नाम की चीज है ही नहीं सरकार में। जब अब जवाबदेही ये शब्द आपने उठा के कूड़े कचरे में डाल दिया है, वो शब्दकोश से हटा दिया है जवाबदेही का, तो उसके बाद तो सारा तांडव चल रहा है इस देश में। नीट का पेपर लीक हो गया, हाँ जवाबदेही किसकी नहीं, फिर से एग्जाम करो। ये ओवर कैपेसिटी में कर दिया, किसकी जिम्मेदारी? कोई जवाबदेही नहीं, अगला डेट तय करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बच्चा, मैं कई बार कह चुका हूं, मैं कई बीच में जब ये नीट के बाद जो लड़कों ने जान देना शुरू कर दी तो मैंने 2-3 बड़े साइकियाट्रिस्ट से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे, मैं आपको बता देता हूं, आप एक वीडियो करते हैं? मैंने बोला हाँ। बोला मैं 5 मिनट बाद आपको कहूं कि वही के वही वीडियो फिर से करवा दो, क्या आप सेम डिलीवरी कर पाओगे? फर्क होता है। आपने एग्जाम दे दी, उसके बाद फिर से आपको एग्जाम देने के लिए बोला जाए, आदमी टूट जाता है अंदर से, वो विश्वास डगमगा जाता है। आज ये लोग आए एग्जाम के लिए, आज वर्किंग डे है, छुट्टियां लेके आए होंगे, कुछ जो कहीं जॉब कर रहे होंगे, कहीं पार्ट टाइम कर रहे होंगे, तो बेचारे फिर बस से आए। कहां से आए? आप आए, आपका शेड्यूलिंग पूरा होता है, उसका किराया लगता है। आजकल किराया कोई सस्ता तो है नहीं बसों का। ट्रेन का किराया भी, ट्रेन गरीबों के लिए हुआ करती थी एक जमाने में। आजकल जितनी नई नई ट्रेनें साहब फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, वो किसके लिए? जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास पैसा है, वही ट्रेन में बैठता है। गरीबों के लिए ट्रेन कहां रह गई अभी? आप पैसे का जुगाड़ करके आप आते हैं और आने के बाद पता पड़ता है कि जी कैंसिल होगी जी एग्जाम। क्यों? उन्हें आप 800 लोगों, उधर 300 लोगों को बैठने की जगह है। अरे कौन कमीन था, कौन नालायक था? मतलब उसको, द मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल शुड बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द पिनल कोड, क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर। लेकिन जवाबदेही क्या है? कुछ नहीं। और जब जवाबदेही के लिए कोई कहता है तो जवाहरलाल नेहरू याद आते हैं इनको। जब आपने शुरू किया आपने कहा, तो आपने बिल्कुल कहा कि जवाहरलाल नेहरू इसके लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदारी मेरी थी। मैं सुबह से पुणे से निकला हूं और मैं हमेशा 2 घंटे एडवांस भी चलता हूं। पुणे से पनवेल तो मैं आ गया 1-1.5 घंटे में। पनवेल से इस गंतव्य पे पहुंचते पहुंचते मुझे 3 घंटे लगे। ट्रैफिक। लेकिन क्या करें? तो ये जो पूरा हो रहा है, मैंने कहा जवाबदेही किसकी है? देखिए, किसी नेता का कोई मैसेज इस पे, कभी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है? और जो आप इनके नाम लेना भी अब पाप है, अपनी ना जबान खराब हो जाती है जिनके नाम आप ले रहे हैं। ये सबसे ज्यादा देश को बर्बाद करने वाली कम्युनिटी हो गई है अब ये।
एंकर और एंकरनियां, जो सवाल उठाने वालों को कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये चाइनीज है। अरे भाऊ, हमें आपको कह दो चल जाएगा, हम तो नहीं, क्या नहीं, कहें, हम तो बहुत मैं, खुश हैं। मैं क्या कह रहा हूं, 17 हम साल और का आप, बच्चा बरहनी में आशीष जी, उसके साथ नाइंसाफी हमारी और हुई। आपकी, मुझे एक बात बताइए, आज तक कौन से सरकार ने आपको, कौन से सरकार ने आज तक, आपने इतने साल पत्रकारिता की, मैंने इतने साल पत्रकारिता की, कौन सी राज्य सरकार है, कौन सी केंद्र में सत्ता थी, चाहे यूपीए की थी, चाहे एनडीए की थी, फिर यूपीए की आई, फिर एनडीए की आई, किस सरकार ने तुम्हें और मुझे अच्छा कहा? हाँ, हम तो तुम्हें बुरे। सरकार से गाली ही खाते हैं, क्योंकि सरकार को जवाबदेही पूछते हैं। हमारे लिए कांग्रेस बीजेपी नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सत्ता में बैठा है, हमें फर्क पड़ता है जो सत्ता में बैठा है वो संविधान के हिसाब से चलता है नहीं चलता है, और जो बोल के सत्ता में आया है वो डिलीवर करता है कि नहीं करता है, ये पूछेंगे तो है। हम तो हमेशा टेबल के उस साइड पे हैं, हम पूना शहजाद वाला नहीं हो सकते जिधर जिधर सत्ता उधर उधर में, हम अशोक श्रीवास्तव नहीं हो सकते ना। और अशोक श्रीवास्तव की ये इसको मैं बड़ा पाप मानता हूं बाकी एंकर और एंकरनियों से, क्योंकि ये जो इसकी जो तनख्वाह मिलती है, ये इस देश के गोर गरीब, जो गरीब जनता है, उनके टैक्स पेयर से खून पसीने की कमाई की तनख्वाह मिलती है। हमारे ही पैसे से तनख्वाह लेके हमें ही गाली देता है, हमारे बच्चों को गाली देता है, इसलिए इसका गुनाह बड़ा है। ये तो कल हैरान रह गए, 17 साल का एक बच्चा, उसने, और ये बहुत बड़े पैमाने पर हमने कार्यक्रम किया था, बहुत बड़े पैमाने पर इस बार सीबीएसई में इतना बड़ा हंगामा मचा हुआ है कोहराम, सारे किसकी कॉपी का नंबर किसके खाते में चढ़ रहा है पता ही नहीं है, मतलब पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स करवा दिया। 12 नहीं, साल में जहां पहुंचना था वहां पहुंचा दिया इन लोगों ने। बिल्कुल, पढ़ाई जो से ही संघ की मानसिकता थी, क्या हुआ, क्यों आंबेडकर महाल के तालाब में पहुंच गए, क्यों पहुंच गए आंबेडकर महाल के तालाब में, क्यों दलितों के लिए वो मंदिर खुला करने की बात करते थे? आंबेडकर पैदा होते से आकाशवाणी नहीं हुई थी, बाबा साहेब आंबेडकर शिक्षित हुए थे, इसलिए यह सवाल पूछने की हिम्मत की। शिक्षा नहीं महात्मा चाहिए। गांधी सिर्फ गुजरात में अशिक्षित रहते तो शायद गुजरात में कहीं नमक बेचते हुए, व्यापार करते हुए दिखाई देते। महात्मा गांधी पढ़ लिख के बड़े हो गए, शिक्षा ने महात्मा गांधी को बापू बनाया, राष्ट्रपिता बनाया। ये सारा आप देख रहे हैं अपने आंखों के सामने। सरदार पटेल क्यों सरदार पटेल बने? सरदार पटेल अशिक्षित होते तो खेत में काम करते। शिक्षा ने सरदार पटेल को सरदार पटेल बनाया और इस भारत की नींव रखी, सारे संस्थानों को विलीन करके भारत बनाया। संविधान सभा में 250 लोग थे, उनमें से कौन अशिक्षित था? अरे उन 250 लोगों को, 253 लोगों का जरा बायोडेटा देखिए, उच्च शिक्षित लोग थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, आपको अधिकार दिए। यही प्रॉब्लम है इन लोगों को कि लोग शिक्षित हुए, समाज शिक्षित हुआ तो संविधान लेके आया, समाज शिक्षित हुआ तो उन्होंने मनुस्मृति जलाई। मनुस्मृति की पूजा करने वाले, संविधान की अवहेलना करने वाले, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं तो वो किसी को शिक्षित होने नहीं देंगे। इसलिए 2013 से आपने देखा होगा सिस्टमैटिकली शिक्षा विभाग का खच्चीकरण हो रहा है, नया इतिहास पिरोया जा रहा है, नई चीजें बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको वो समाज निर्माण करना है जो मनुस्मृति को रिप्लेस करे। ये ट्रांजिट पीरियड है और इस ट्रांजिट पीरियड में जो बच्चे अभी पढ़े लिखे हैं वो अंडू तो नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर तो नहीं है लिखा हुआ अंडू कर दो तो अंडू हो जाएगा। जिसने पढ़ लिया, जिसने समझ लिया, वो सवाल पूछता है, फिर इसको प्रताड़ित करो, पेपर लीक होने दो, ये होने दो।
मैं मानता कि ये षड्यंत्र नहीं मानता मैं, क्योंकि किसी ना किसी की जवाबदेही तय होती है। अरे पेपर लीक पे लीक हो रहा है, जवाबदेही किसी की तय नहीं हो रही है। जो उसके लिए जिम्मेदार है वो बड़े बड़े ओहदे पे जाके बैठते हैं। तो फिर ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? भारत के अलावा कोई देश होता तो सिर्फ पिछले 20 दिन के भीतर जो भारत में हुआ है, 25 दिन में, इतने पे प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाता। अगर कोई और देश होता, इतने बहुत है। रोज दाम बढ़ रहे हैं, रोज पेपर लीक हो रहा है, महंगाई रोज बढ़ रही है, विदेश नीति फेल हो रही है। 20 दिन में इस्तीफे वजह पर्याप्त थी। चलिए आगे दिखाइए, और भी है कुछ में ऑडियो के साथ है, लाइए। लैब अंदर से बंद है, अंदर से बंद करके यहाँ से ये देखिए लैब अंदर से बंद है और पेपर चालू है, एग्जाम चालू है। ये देखिए अंदर एग्जाम चालू है, एग्जाम चालू कर रहे, सीट यहाँ नहीं है। भाई अभी वीडियो बनाने के बाद वो दरवाजा खुला है, ये दरवाजा बाहर से बंद है, ये दरवाजा बाहर से बंद है। ये देखिए, मतलब सैकड़ों बच्चे बाहर हैं, अंदर हॉल बंद करके कौन करवा रहा है, क्या आयोजन है। ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन जो है कमीशन, ये भारत सरकार द्वारा संचालित होता है। ये भी साफ कर दें, इसमें योगी आदित्यनाथ का प्रदेश है, लेकिन ये संचालित भारत सरकार द्वारा होता है। मतलब ये सारा का सारा मोदी जी का सिस्टम है। भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख भर्ती संस्था है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करती है। ग्रुप बी और सी के लिए अलग अलग मंत्रालय, विभाग, संगठन जहां भी चाहिए होता है वहां पे भर्ती करती है। यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आता है। कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, CGL, CHSL, MTS, GD कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, जिसके ये एग्जाम था, JEE जो जूनियर इंजीनियर, ये सारा SSC के जरिए होता है। ये सब परीक्षाएं भाऊ भारत सरकार, इसमें ये क्लियरिटी इसलिए हम आखिर में कर दिए क्योंकि इसमें बहुत सारे जो ना मोदी भक्त कहेंगे उत्तर प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि योगी वर्सेज मोदी यहाँ तो आपसी इतने भी कला हैं, वहां तो फेल हो गया। योगी की जो है इसमें नाकामी ये है कि कम से कम वहां पर अगर बच्चे ऐसे हालात पैदा हो गए तो उन बच्चों के लिए कुछ तो व्यवस्था सहूलियत करवा देते इस धूप गर्मी में कि वापस कैसे जाओगे बेटा, चलो। हालांकि है तो डबल इंजन, इसमें हम अलग नहीं कर सकते योगी मोदी को, डबल इंजन है। लेकिन ये भी जो कामयाबी है, जो आपने अभी बड़ी कामयाबी देखी, ये भी मोदी जी की दिल्ली की कामयाबी है। ये भारत सरकार के अधीन संस्था है SSC। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि यदि डबल इंजन की सरकार स्टेट लेवल पे भी फेल होती है तो डबल इंजन कौन चला रहा है? क्या महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार चला रहा है? क्या राजस्थान में शर्मा चला रहा है? कि मोहन यादव चला रहा है मध्य प्रदेश में? चल तो सरकारें दिल्ली से रही है, वो तो केयर टेकर है सब, आदेशों का पालन करना। जैसा पति पानी डालता है, जल का अभिषेक करता है और पत्नी साथ में हाथ लगा के मम मम बोलती है, वैसे ही ये सब मम मम वाले हैं। जवाबदेही केंद्र की है, जवाबदेही संगठन की है। मैं कहता हूं ठीक है, केंद्र ने ऐसा किया, राज्य सरकार ने इमीडिएटली कलेक्टर को बोल दिया होता कि जितने बच्चे आए इनको स्टेट ट्रांसपोर्ट से फ्री घर पहुंचाओ और सबको एक एक पास दो कि अगली बार आए तो पास से आ जाए। उन्होंने एक बड़ा खर्चा कर लिया, राज्य सरकार कर लेगी वो। कहीं तो मानवीय संवेदना दिखेगी, लेकिन होगा क्या आशीष जी, ये करने के मायने ये है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि गलती हुई है। ये गलती मान ही नहीं रहे ना, ये गलती नहीं मान रहे, ये आपका दुर्भाग्य मान रहे।
आपका शनि भारी होगा भाई, इसलिए हो रहा है बार बार। पूजा कर लीजिए किसी मंदिर में जाके। पेपर लीक में क्या करेगी सरकार? आपकी किस्मत बेकार। इस चीज पे जब निर्लज्जता पे आ जाएंगे तो मुझे बताइए, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं और मैं आशीष जी की तरफ से भी कह रहा हूं, हम बोलने में उग्र भले ही दिख सकते हैं, लेकिन हमारा आज भी विचार गांधीयन फिलॉसफी पे है। हम महात्मा गांधी के ही विचार सरणी पे, अहिंसा के, हिंसा को हम कहीं नहीं जगह देते, अहिंसा के लिए ही है। लेकिन इस देश में यदि ऐसा ही उद्रेक होता रहा तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप कितनी गाली दे दो काकरोच जनता पार्टी को, आप कितना सोरेस कह दो, कितना उसके बारे में झूठ फैलाओ, लोग साथ हो रहे हैं। हर आदमी बोल रहा है कि मैं भी काकरोच। क्यों? क्योंकि उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है झगड़ा करने का। अब नई थ्योरी चला रहे वो, जब उनने देखा कि किसी भी कंट्रोल में किसी भी तरह से बदनाम नहीं हो रहा है काकरोच पार्टी या काकरोच आंदोलन, में पार्टी भी नहीं समझता उसको, काकरोच आंदोलन, भले ही वो सोशल मीडिया पे हो, नया शगुफा संघ ने छोड़ा। झूठ फैलाओ जो उनका सेक्शन है, उनने बोला एक्चुअली ये काकरोच पार्टी ओरिजिनल संघ का ही आउटफिट है, कि जो लोग नाराज है वो विपक्ष के हाथ में नहीं जाना चाहिए, इसलिए खुद ही एक नया संगठन खड़ा कर दिया काकरोच वाला। ये संघ का ही है, चिंता मत करो। जब लोग संघ को गाली दे रहे थे तो संघ किसी को भी डिसोन करेंगे, एक बदनाम करने का अच्छा तरीका है, उसको डिरेल करने का अच्छा तरीका है ये बोल के कि हमारा है। कल अशोक वानखेड़े और चित्रांशी यदि कब्जे में नहीं आ रहे तो एक्चुअली चित्रांशी वैसे नहीं थे। वानखेड़े नागपुर से आता है ना, अरे ओरिजिनल संघी है भाई, संघ ने इन दोनों को खड़ा कर दिया है सोशल मीडिया पे, ताकि सोशल मीडिया पे इनको लोग पहचान बोलने भी लगे और इनकी बात सुनने लगे। तो ओरिजिनल तो संघ के है ना अपने, समझते नहीं हो आप। संघ बड़ा खेल करता है, मतलब बिना वहे अपने को चड्डी पहना देंगे गुरुजी, हाफ चड्डी और काली टोपी पहना के लट चलवाएं अपने से। अरे हम नंगे घूम लेंगे इनकी चड्डी पहनने के बजाय। मैं इनकी वही तो चड्डी कहा, ना इतना तेज इन्फेक्शन है। हम बार बार कहते हैं, आशीष जी ने भी कहा, ना हमारी कोई जाति है ना हमारा कोई धर्म है, हम सिर्फ संविधान और लोकतंत्र को मानते हैं। सब देश का नाश किए पड़े हैं, रोज देश का यूथ जो भविष्य है वो भविष्य रोज सड़कों पर गर्मी में उछल कूद कर रहा है, इन सबकी देन है। इन्होंने नाश कर दिया, देश का नाश कर दिया। एयर कंडीशन चेंबर में बैठे हैं आशीष जी, ऐसा टीवी पे देखते होंगे, वो तुरंत पीएमओ से, वो कौन है, कौन देता है वो चैनलों को इंस्ट्रक्शन, मैं नाम हमेशा भूल जाता हूँ, हिरन तुरंत, वो जो सीता माता का हिरन था ना सोनेरी, जिसने रावण को चांस दिया माता का हरण करने का, वैसा ये हिरण है। ये हिरण लोकतंत्र का और यहाँ पे संविधान का हरण करने के लिए खेल करता है। मैसेज जाता होगा, अरे कोई भी हो पाकिस्तानी बोल दो, मिल गए सोर्स, मिल गए, बोल दो। अरे बताओ, वो आईपीएस ऑफिसर निर्लज्ज, शर्म आनी चाहिए। घर में उनके बीबी बच्चे होंगे तो उन्हें अपने पिता को एक लपड़ खींच के देना चाहिए। तुमने सोनम वांगचुक को यार पाकिस्तानी बोल दिया, मेरे पास सबूत है बोले, कैमरे पे बोला मेरे पास सबूत है, वी हैव गॉट एम्पल एविडेंसेस। Where the hell evidences have gone? Where the hell evidences have gone? And if that IPS officer is lying, he has to be criminally prosecuted, not to be suspended or terminated. He has to be behind the jail. एक इनोसेंट भारतीय होकर, जिसने संविधान को मानने वाला, जो महात्मा गांधी की पूजा करता है, जो हिमालय के लिए पूरे विश्व में हिमालय को संजोगने के लिए जाना जाता है, जिसके ऊपर फिल्में बनती है देश में, जिसने कई पेटेंट किए देश के सैन्य के लिए और फ्री में दिए, एक पैसा रॉयल्टी नहीं ले रहा है, वो 70 दिन जेल में रहता है इस देश में। शर्म आनी चाहिए। और न्यायपालिका 70 दिन तक उसको रखती है। ये न्यायपालिका तो अभी देखिए, शर्म वाली बात कहीं नहीं आती।
मत लीजिए, कार्यक्रम लंबा हो लेकिन उस जाएगा। आईपीएस अधिकारी के बच्चों ने पूछना चाहिए अपने पिता को कि क्यों झूठ बोला आपने। अरे पिता, बच्चे उसी पिता की कमाई पे मौज मार रहे हैं, उसी, और पिता की कमाई ही यही है कि ये सब झूठ फरेब करना, उसकी अर्जित पूंजी है, इसी पर तो बेटे मौज मार रहे हैं, कौन पूछेगा। ये कुल मिला जुला करके एक इस देश में हकीकत आप मानिए क्या है। आप तो महाकाल भी जाते हैं, हम भी महाकाल के दर्शन कर चुके हैं, बाबा विश्वनाथ के। क्या होता है वहां पर, सुबह सुबह महाकाल जाने वालों को पता होगा, सुबह 4 साढ़े 4 बजे भस्म आरती होती है, सुबह सुबह महाकाल का श्रृंगार होता है। तो हमारे यहाँ एक जो है ना, अपने ही आप को बना लिया एक व्यक्ति है अविनाशी, उसने तो उसने फिर अपने जहाँ रहता है उसको भी कहा कि महादेव जहाँ रहते हैं वो तीर्थ रहेगा, राम जहाँ है वो तीर्थ रहेगा, तो हम जहाँ रहेंगे वो कैसे तीर्थ नहीं रहेगा, तो उसका नाम रखा तीर्थ, उसका तीर्थ रखा। उसके बाद क्या होता क्या है, समानता मैं बता रहा हूं आज आखिर में। समानता ये है कि जैसे 4 बजे से महाकाल श्रृंगार शुरू होता है, वैसे ही 3:30 बजे से उसका श्रृंगार शुरू हो जाता है। नख से सिख तक श्रृंगार होता है उसका, वो शेरवानी की चूड़ियां, कलफ, हेन तेन, सॉल ऐसे रहेगा कि ऐसे रहेगा, दाढ़ी ऐसे रहेगी कि मोछ ऐसे रहेगा, कान ऐसे रहेगा कि कान खड़ा रहेगा, श्रृंगार उसका होता है। समानांतर उस 3:30 बजे उसका भी श्रृंगार शुरू होता है, और उसका श्रृंगार में महाकाल का श्रृंगार होकर भस्म आरती भी हो जाती है, उसका श्रृंगार दोपहरिया तक चलता है, और जब श्रृंगार कंप्लीट होता है फिर श्रृंगार छुड़ाने का टाइम शुरू हो जाता है। तो मतलब पूरा साइकिल जो है ना, वो साइकिल वो श्रृंगार करवाने और श्रृंगार छुड़ाने में चल रहा है। बहुत बढ़िया आपने कंपैरिजन, बहुत बढ़िया कंपैरिजन किया है। लेकिन मैं उस महामानव को एक बात बताना चाहता हूं कि अभी महाकाल की भस्मारती में भी चिता का भस्म चढ़ना बंद हो गया है। भस्म चढ़ता है लेकिन चिता का नहीं। आप क्यों चिता जला रहे हैं इस देश में बच्चों की? आप कौन सा भस्म से नहाना चाहते हैं? इतना मत कीजिए। भस्म करना चाहते हैं, भस्म नहाना नहीं चाहते, भस्म करना चाहते हैं, ये इनकी बात करें। बच्चे भस्म हो रहे हैं, चिताएं जल रही है, शर्म नहीं आ रही है। जो कहता है एक बच्चे को पाकिस्तानी है, क्या उसके अपने बच्चे नहीं हैं? जब आदमी का ईमान बिक जाता है ना, जब दीन ईमान खत्म हो जाता है, तो न बच्चे होते हैं न बीबी होती, फिर तो सत्य समझ जाता है रिश्ते सब मोह माया है, खाली पैसा ही अपना है, छापो माल दलाली का। चलो भैया विजुअल दिखा दो आखिर का, फिर इजाजत लें हम। विजुअल बच्चे हैं तो दिखा दो, जल्दी से दिखा दो भैया, जल्दी दिखा। देखिए लोग हम सब आए हैं एग्जाम देने, ठीक है, सब आए हैं एग्जाम देने आया। यही है जो आदर्श परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष महोदय, ये क्या किए हैं, हम लोग का एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं, किया है कि नहीं बोल रहे हैं। ऊपर 10 बच्चा है कि नहीं, सब है कि नहीं, खुलेआम सीट बिक रहा है कि नहीं, खुलेआम सीट हो रहा है ना, क्या बोलिए तो सब एक बार हो रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, और बच्चा दिखा दीजिए। देखिए वो परीक्षा बेचारा वही सामने है, नरेंद्र मोदी तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। ये देखिए भास्कर ने वो नोटिस लगाया है, ड्यू टू टेक्निकल, देखिए रुक जाइए, ड्यू टू टेक्निकल रीजन द जीडी जो कांस्टेबल एग्जाम 2026 scheduled on 25/5/2026 in second and third shift for all candidates at the following venue stands cancelled। आप बताइए, पहला हो गया, पहला शिफ्ट, दूसरा और तीसरा शिफ्ट कैंसिल हो गया, और टेक्निकल रीजन से, टेक्निकल रीजन जरा देख लीजिए। मतलब ये इतने झूठे हैं, हमको इजाजत दीजिए ना, इनकी झूठे फिर हम मतलब दिमाग पक जाता है। ये टेक्निकल रीजन है, इन नकारों, नालायकों, निकम्मों, इस देश के कलंकों, ये टेक्निकल रीजन है। इजाजत दीजिए आप लोग हमें, और जरा अपने तकदीर खुद लिखने की कोशिश करिए, नहीं तो ये गोड़ के रख दिया, सब किस्मत सबकी गोड़ देगा ये। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।